हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स थे। आज इस वीडियो में हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था आप लोग के मन में, बीयू से पीएचडी करना सही रहेगा या नहीं। तो बीयू मैं आपको एक समराइज बता दूंगी, सारांश बता दूंगी, कंक्लूजन बता दूंगी, है ना। आप उसके अकॉर्डिंग समझ लेना कि आपको प्रेफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी बी ग्रेड यूनिवर्सिटी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती। SC ST को ज़रूर सतपुड़ा भवन से मिल जाती है, मतलब हायर एजुकेशन से मिल जाती है, लेकिन OBC या EWS या UR वालों को नहीं मिलती है। हाँ, यदि आप JRF हैं या फेलोशिप, फॉरेन फेलोशिप हैं, या कि फिर और भी जितनी भी फेलोशिप जो मिलती हैं, तो यदि वो मिल रही हैं, है ना, तो वो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको सेल्फ फाइनेंस करके अपना रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यदि आप JRF हैं या कि फिर आप फॉरेन फेलोशिप वाला कोई स्कॉलरशिप मिल रहा है आपको, तो एक अच्छा रिसर्च मतलब जैसे ISET वो कर लीजिए, मैनिट कर लीजिए। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। वहाँ पे आपके रिसर्च के मतलब रिसर्च की वैल्यू होगी। यहाँ कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है कि आपका कोर्स वर्क 6 मंथ में कंप्लीट होना चाहिए। चलो तो ठीक है, कोर्स वर्क कंप्लीट हो गया 6 मंथ में। अब एग्ज़ाम कब होगा ये भी क्लियर नहीं होता। RDC कब होगी ये भी क्लियर नहीं होता। अब आपको मतलब यहाँ ना सब कुछ बहुत ही झोल चलता है। और पहली बात, और दूसरी बात ये भी है कि कुछ जैसे होम साइंस का, है ना, यहाँ रिसर्च सेंटर ही नहीं है। आप भटकते रहो किसी और रिसर्च सेंटर में। ठीक है ना। इवन यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि आपको, जैसे मान लो आप फीस भी दे रहे हो, तो इस फीस का मतलब वहाँ पे ही रिसर्च कर सको। सारे केमिकल्स वहाँ, या कि फिर जो भी टूल्स हैं आप यूज़ कर रहे हैं, वो टूल्स वहाँ मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको कहीं ना कहीं सेल्फ से करना होता है और एक्स्ट्रा खर्चा लग जाता है। हाँ, यदि आपको लगता है कि आप JRF क्वालिफाई हैं, नेट क्वालिफाई हैं और कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 सालों में हो जाए हमारी PhD, तो कर लो यहाँ से। क्योंकि देखो, एक बात बताऊँ, यदि आप JRF हैं, नेट हैं, तो आप कहीं से भी PhD कर लो, है ना। टॉपिक अच्छा होना चाहिए, आपके पास सेल्फ फाइनेंस करने की क्षमता है, मतलब अपने टॉपिक बहुत अच्छा रिसर्च कर सकते हैं, और 3 साल 4 साल भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप कर लो, क्योंकि आपको PhD तो करनी है बस, क्योंकि आपके ऑलरेडी JRF है, ऑलरेडी नेट है ना। तो यही बात। हाँ, यहाँ पे PhD जो है होती ये है कि RDC होने में बहुत टाइम लग जाता है। जब RDC ही नहीं होगा तो फिर आपका रिसर्च वर्क कैसे स्टार्ट होगा। वैसे आप इससे पहले रिसर्च वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले ये तो हो जाए कि RDC में जो पैनल बैठता है वो आपके टॉपिक को मतलब वो कर दे, हाँ इस टॉपिक पे आप रिसर्च कर सकते हो, है ना। वहाँ पे RDC में आपके टॉपिक को मॉडिफाई किया जाता है, थोड़ा बहुत ही मॉडिफाई किया जाता है, ज़्यादा नहीं किया जाता। लेकिन यही है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको RDC तक 1-1.5 साल तो लग ही जाते हैं, है ना। BU बख्तुल्ला यूनिवर्सिटी में 1.5 साल या 2 साल भी लग सकते हैं RDC के लिए, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें बहुत ही आलसपन से होता है। ठीक है। और एक बात और, यदि आपका RAC में आपका जो भी आपने टॉपिक लिया है वो बहुत अच्छा है आपका टॉपिक, है ना, और तो आप सीधे अभी से ही रिसर्च करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। और साथ ही साथ में जब रिसर्च करना स्टार्ट कर देंगे, और आपको 2 पेपर पब्लिश करने होंगे, और दो किसी इंटरनेशनल नेशनल सेमिनार में आपको अपना पेपर प्रेजेंटेशन करना होगा। यदि आपने ये 2 और ये सब कर लिया, अपने रिसर्च कर कंप्लीट कर लिए, RDC के टाइम में आपका टॉपिक मान लो बहुत अच्छा है, क्लियर हो गया, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके विद इन 6 मंथ, है ना, आफ्टर RDC के बाद, मतलब RDC के बाद आप 18 मंथ में अपना थीसिस सबमिट कर सकते हैं। बस, मतलब यही है कि RDC हो जाए बस। आप पहले से ही काम स्टार्ट कर दो कि यदि आपको बहुत जल्दी करनी है PhD, तो फटाफट काम स्टार्ट कर दो, 2 पेपर पब्लिश करवा लो। और इवन क्या करना है, 1 मिनट में भूल गई। हाँ, 2 पेपर पब्लिश करवा लो, 2 प्रेजेंटेशन दे लो, पेपर प्रेजेंटेशन दे लो, थीसिस कंप्लीट कर लो, है ना। RDC के टाइम में जो भी टॉपिक थोड़ा मॉडिफाई करेंगे उसका थोड़ा चेंज कर लेना बस। और विद इन 18 मंथ में आपका कंप्लीट हो जाएगा।
लेकिन बस बात यही है ना कि यहाँ पे आरडीसी होने में मतलब बरस क्या 2-3 साल लग जाते हैं। तो बस बात इतनी सी है, मैंने समराइज कर दिया है आपको कि यहाँ से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा है सेल्फ फाइनेंस का, ठीक है। दूसरा ये है लेट लतीफ़। और सामने वाली जॉब चली जाएगी, मतलब आपको मान लो बिहार में कोई जॉब आई है, यूपी में कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आई है, आपके पास ना ना तो नेट है ना तो जेआरएफ है, यहाँ तो पीएचडी होने में ही टाइम लग रहा है, तो फिर आपकी तो वो वाली जॉब तो निकल ही गई ना। तो यही है कि ये मतलब कुछ कुछ चीज़ें टाइम से नहीं कराता। यदि हाँ कहीं आपका सिलेक्शन हो गया हो, लाइक डीएबी में हो गया हो, मतलब पीएचडी रिसर्च के लिए, या फिर मैनेट में हो गया हो, तो इससे अच्छा वेस्ट वहाँ से अच्छा कोई नहीं हो सकता, है ना। बी ग्रेड मतलब बी ग्रेड, सारे काम लेट लतीफ़, क्योंकि ऑलरेडी बी ग्रेड है ना, तो उसमें तो कोई उन लोग कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है कि भैया बी ग्रेड है। तो यही समराइज तो मैं यही है, यदि आप अच्छे अच्छे खासे होशियार हैं और जेआरएफ और नेट सारा सारा कुछ क्वालिफाई करा है, तो मेरे हिसाब से यदि आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम जो है मैं दे सकता हूँ तो कर लो, क्योंकि देखो पीएचडी तो करनी है। हाँ, यदि आपको लगता है कि पास टाइम नहीं है, आपको पीएचडी करनी है ना, और लेकिन याद रखना एक बात, पीएचडी में वैकेंट सीटें बहुत कम आती हैं, है ना, और बहुत ही मुश्किलों से सिलेक्शन होता है। चाहे आप हरी सिंह गौर से देख लो, वहाँ सिर्फ 10 है मैथ्स में, सिर्फ 10, मतलब 10 वैकेंट आई हैं मैथ्स में, और यहाँ 115 116 कुछ आई थी। केमिस्ट्री में सिर्फ 4 हैं, और हिस्ट्री में सिर्फ 2 या 3, योग में 2, ऐसी तो एजुकेशन में शायद 2 या 3 है। तो ऐसी वैकेंट सीटें आती हैं, तो इसलिए चांस नहीं छोड़ना चाहिए। सेल्फ फाइनेंस करके 2 3 सालों में कंप्लीट हो जाएगा, है ना, यदि आप सच में बहुत अवेयर हैं, बहुत एक्साइटेड हैं कि हाँ मैं कर लूँगा। अभी से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, जो भी आपके गाइड है उनसे आप मिलो और करते रहो रिसर्च, और जैसे ही आपका आरडीसी होगी, आफ्टर 6 मंथ आप अपना कंप्लीट कर लेना और फाइनली सबमिट कर देना। 2 पेपर पब्लिश करने पड़ेंगे तभी आपकी डिग्री अवार्ड होगी, अदरवाइज अवार्ड नहीं होगी। और 2 पेपर आपको सेमिनार मतलब इंटरनेशनल नेशनल सेमिनार में प्रेजेंटेशन भी देना पड़ेगा, है ना। मेरे हिसाब से तो कर लेना चाहिए, बस कंक्लूजन यही है, मेरे हिसाब से तो कर लेना चाहिए, क्योंकि पीएचडी में एंट्रेंस एग्जाम लोगों के सिलेक्शन होते नहीं हैं, है ना, बहुत ही मुश्किलों से होते, इतनी कम वैकेंट सीटें आती हैं, इतना सा चांस मत छोड़ो। जब हो गया है तो मत छोड़ो यहाँ से। हाँ, यदि आपको लगता है बीएचयू में हो रहा है, आपका डीयू में हो रहा है, आपका हरि सिंह गौर में हो रहा है, या कि फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका हो रहा है, तो इसके लिए तो छोड़ ही दो आप। हालांकि पता नहीं कब आएगी, है ना, वैकेंट सीटें कब आएंगी, मतलब एंट्रेंस एग्जाम कब आएगा डीयू का या बीएचयू का, शायद उन लोग का हो गया है। तो यही है कि आपका मन करे, जो मन करे वो आप करो, लेकिन 3 से 4 साल लग जाते हैं पीएचडी होने में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में। और हरि सिंह गौर में मिनिमम 3 ईयर लगते हैं, है ना। वहाँ तो स्टाइफेंड में मिलता है 8,000 कुछ अप्रोक्स, मतलब कोई भी है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है और इंटरव्यू क्वालिफाई करा, मतलब फाइनली पीएचडी में एडमिशन के लिए क्वालिफाई करा है, तो उसको स्टाइफेंड मिलते हैं, तो एटलीस्ट मतलब एक फाइनेंस सपोर्ट तो हो जाता है। लेकिन यहाँ कोई फाइनेंस सपोर्ट नहीं है, ये SC STों के लिए ज़रूर है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेंगे, फाइनली आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पीएचडी करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, मैंने सारा कुछ बता दिया है। एक बात और, कि पीएचडी नेसेसरी हो गई है ना। तो इसलिए है कि जहाँ से जो मिले वो कर ही लो। एटलीस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी तो है, लोग तरस रहे हैं, है ना। लोग, बहुत सारे ऐसे लोग, होशियार लोग हैं जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है स्टेट यूनिवर्सिटी, इसमें बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में। यदि आपका हो गया है तो आप प्लीज़ कर ही लो, है ना। या कि फिर और कोई यूनिवर्सिटी देख लो जो अच्छी यूनिवर्सिटी हो, स्टेट हो या कि फिर सेंट्रल, दोनों में से कुछ भी हो, लेकिन गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना, और रेगुलर बेस पे करना। चलो, इतनी सारी लंबी चौड़ी बातें हो गई इस पे। चलो, दूसरा है कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन डेट कब आएगी। कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन डेट, पहले तो एलिजिबिलिटी फॉर्म भरा जाएगा आपका, 325 का कुछ अप्रॉक्स फॉर्म होगा, मतलब 325 रुपये का, 320 या 325 ऐसा करके। फिर उसके बाद आपका कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन होगा, उसका नोटिफिकेशन आएगा बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की साइट में,
15 अगस्त के पहले पहले तक आप आपका कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन की डेट आ जाएगी, ठीक है। और नहीं आती तो मतलब मतलब अगस्त में किसी भी टाइम में आपको मतलब ये नोटिफिकेशन जारी कर देगी एलिजिबिलिटी फॉर्म का और कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। चलो, अब हम देख लेते हैं पीएचडी की ड्यूरेशन कितना रहेगा। मिनिमम रहता है मिनिमम रहता है थ्री थ्री ईयर, ठीक है ना, मिनिमम। और मैक्सिमम 5 ईयर या 6 ईयर। लेकिन आप यहाँ पे यदि अभी से रिसर्च करना स्टार्ट कर देंगे तो, क्योंकि क्या करते हैं ना, कोर्स वर्क से ही वो करते हैं, मतलब ड्यूरेशन काउंट करते हैं। कोर्स वर्क हो गया मतलब इंक्लूडेड करते हैं कोर्स वर्क को, ठीक है ना। फिर आरडीसी होगी, फिर नहीं, पहले देखो कोर्स वर्क होगा, फिर आपका एग्ज़ाम होगा, फिर आरडीसी होगी। आरडीसी के बाद अपना रिसर्च टॉपिक जो भी रिसर्च करना चाहोगे वो रिसर्च कर लेना, और फिर 2 पेपर पब्लिश करने होंगे। फिर उसके बाद क्या करना होगा, 2 पेपर पब्लिश करने के बाद 2 पेपर ही नेशनल इंटरनेशनल में प्रेजेंटेशन भी देना पड़ेगा, पेपर प्रेजेंटेशन। और ये हो गया, और फिर फाइनली वाइवा, और ये हो जाएगा। मतलब आप दो 2 ईयर नहीं, 2 ईयर नहीं, 3 ईयर या 3 ईयर मिनिमम तो होना ही चाहिए, ऐसा है। मतलब 3 ईयर में आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोगों का ये भी है कि कोर्स वर्क की क्लासेस कहाँ लगेंगी। कोर्स वर्क की क्लासेस यूनिवर्सिटी में लगेंगी, पहली बात। और कोर्स वर्क का टाइम रहेगा 2 या 3 घंटे का रहता है हर एक मतलब हर एक उसका फैकल्टी का। जैसे मान लो कोई सोशल साइंस फैकल्टी का है तो उसमें 2 घंटे का रहता है एक मतलब पहले पेपर। देखो मेरे आरएम और कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन दोनों का ही मोस्टली लेते हैं। और जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट होता है तो उसको जो है उन लोग ऐसे ही पढ़ा देते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी चिंता रहती है आरएम और कंप्यूटर एप्लीकेशन की। और टाइमिंग चेंज हो जाती है सभी की, चाहे किसी की नून हो सकती है, मतलब अकॉर्डिंग टू जो भी फैकल्टी आ रहे हैं पढ़ाने के लिए वो कैसे एग्री हो रहे हैं, ठीक है। और ये बात याद रखना, आरएम अच्छे से पढ़ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी अच्छे से पढ़ना। इनके एग्ज़ाम होते हैं और एग्ज़ाम में नंबर अच्छे लेके आना होता है। आरएम में आपके 50 नंबर होने चाहिए। एक मैं मार्कशीट दिखाऊंगी, एक जो है मतलब पहचान की हैं, वो फेल हो गई, है ना। तभी क्योंकि उनके 49 नंबर थे, किसमें, आरएम में। चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूएस हो, चाहे वो कोई भी हो, है ना। यदि आप 49 नंबर है तो फेल कहलाओगे। हाँ, 55% ओवरऑल होना चाहिए, तब जा कर के आप पीएचडी के लिए आगे फर्दर मतलब प्रोसेस के लिए आप एलिजिबल होगे। आरडीसी तभी होगी आपकी। 55% से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं रहोगे। किसके लिए, मतलब आरडीसी के लिए, ठीक है। और कोर्स वर्क में अटेंडेंस ज़रूरी होती है, ठीक है ना। उसमें 3 रजिस्टर बनते, एक रजिस्टर में आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का रहता है, दूसरा कंप्यूटर एप्लीकेशन का रहता है, तीसरा जो रहता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है, मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री है किसी का सब्जेक्ट तो किसी का हिंदी है, तो उनका रजिस्टर बनता है। और जैसे जो साइंस फैकल्टी हैं उनका अलग ग्रुप रहेगा, उनकी क्लासेस अलग लगेंगी। जो सोशल साइंस फैकल्टीज़ का ग्रुप है वो अलग, उनका अलग लगेगा, ठीक है। और जो आर्ट वालों का उनका अलग लगेगा। तो मतलब सबका अलग अलग लगेगा। और लेकिन हाँ, और सबकी एक साथ ही क्लासेस स्टार्ट होंगी। मतलब जैसे जैसे मान लो आज अगस्त है, ठीक है ना, आज जो है जुलाई है। आज कौन सी जुलाई है, शायद 19 जुलाई है, ठीक है ना। तो आज ही, मतलब जैसे आज ही किसी अलग जैसे साइंस वालों की अलग डिपार्टमेंट में हो गई, है ना, सोशल साइंस वालों, मतलब एक साथ ही स्टार्ट होंगी सभी की, ठीक है ना। डेट डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। और बस यही है कि आरडीसी के लिए आप लोग फोर्स करना, है ना, तभी आपकी आरडीसी हो पाएगी। क्योंकि कोर्स वक्त तो उनकी जिम्मेदारी रहती है ना, आरडीसी भी उनकी जिम्मेदारी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने एफर्ट्स लगाने होंगे, नहीं तो वो 2-3 साल लगा देते हैं, ठीक है। और क्या पूछा, हाँ, अटेंडेंस 75% होना चाहिए सभी सब्जेक्ट में। मतलब 3 पेपर है ना, तीनों पेपर में जब क्लास लोगे ना, क्लास के टाइम में। आप जॉब करते हो तो एनओसी सबमिट करो, गवर्नमेंट जॉब है, एनओसी सबमिट करो, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो इसमें क्या होता है, आपका डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराता है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप क्लास लो, है ना। और कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यदि आप प्राइवेट जॉब करते हो तो मैनेज करो, है ना।
और आप बोलते हो ना गवर्नमेंट जॉब है आपके पास, तो आपके पास कोई छूट मिलेगी, क्यों छूट मिलेगी? आपने पीएचडी करने के लिए एडमिशन लिया है ना, तो कोर्स वर्क तो सबके लिए कंपलसरी है, चाहे आप कोई गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे वो कुछ भी हो, है ना। एक जो है आईएएस थे, उन्होंने भी जो है उससे मतलब एक सब्जेक्ट से उन्होंने पीएचडी की थी, तो उन्होंने लीव लिया था अपने वहाँ डिपार्टमेंट से। तो कहीं ना कहीं आप लोग को भी एनओसी लेनी पड़ेगी यदि गवर्नमेंट जॉब है, और आपका डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करता तो आप अपना अपने तरीके से देख लो। जैसे मान लो आप स्कूल में पढ़ाते हो, है ना, और भी गवर्नमेंट टीचर हो, तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दो, या कि फिर आपको कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने देना होता है ना। चाहे आप राज्यपाल के पास जाओगे चाहे किसी के पास जाओगे, लेकिन आपको वो नहीं बैठने देंगे जब तक आपकी 75% अटेंडेंस नहीं होगी। 73-74 लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं कि 65 हो गया, 70 हो गया, 70 भी मैनेज कर लेते हैं, 50, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। और जब आपकी 3 मंथ जो क्लासेस होती हैं, वो रिसर्च मतलब गाइड के यहाँ होती हैं, क्लासेस नहीं होती हैं, वो एक तरीके का गाइड से मिलना जुलना होता है। तो रिसर्च सेंटर में जाना होता है, तो वहाँ आपका जो गाइड है आपको सपोर्ट करेगा, तो वहाँ अटेंडेंस आपको ऐसे ही मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए ये काम ज़रूर करना होगा आपको कि इसके अल्टरनेटिव ऑप्शन देखने होंगे। 2 घंटे की तो बात है, थोड़ी ना है कि पूरा पहाड़ लेकर के 4-5 घंटे की बात की जा रही है। कोर्स वर्क की क्लासेस ज़्यादा नहीं लगती हैं, 2 2 या 3 3 घंटे की लगती हैं, 2 घंटे की, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लेना, और नहीं तो फिर जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब तो सोचोगे ना भैया हम कोर्स वर्क में नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अरे दिक्कत होगी ना। चाहे आप राज्यपाल के पास जाओ चाहे किसी के पास जाओगे, कोई आपकी नहीं सुनेगा, है ना, आपको बैठने ही नहीं देगा। क्योंकि 2017 वालों को क्या हुआ था कि उन लोग क्लास अटेंड नहीं करी थी, कुछ जम्मू कश्मीर के थे, उन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी थी, तो उनको बैठने ही नहीं दिया था। फिर 2019 वाले एग्ज़ाम में बैठे गए वो। यही है कि आप ना कोर्स वर्क की क्लासेस अटेंड करो, या कि अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढो, लेकिन करो, ठीक है। चलो, थैंक यू।